नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो आइए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक माने जाते हैं। भारतीय संविधान ने इन अधिकारों को विशेष संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। यानी मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं दोस्तों जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, उनकी स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। यानी मौलिक अधिकार व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। भारतीय संविधान में दोस्तों भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन सी अधिकार हमको प्राप्त होते हैं तथा मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनके उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। किस प्रक्रिया के तहत, किस अनुच्छेद के साथ हम लोग न्यायालय में जा सकते हैं, हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत के लिए पूरी तरह नई नहीं थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी भारतीय नेताओं ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की मांग की थी। यानी जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय भी भारत के नेताओं ने भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की थी। और मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि स्वतंत्र भारत में राज्य नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा का मनमाने ढंग से हनन ना कर सके। यानी जो राज्य है वो व्यक्तियों के ऊपर उनकी स्वतंत्रता और उनकी गरिमा पर मनमाने ढंग से रोक ना लगा सके, उनका हनन ना कर सके। इसलिए मौलिक अधिकारों को प्रावधान किया गया है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। अब देखते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या। भारतीय संविधान में कितनी मौलिक अधिकार वर्तमान में है उसको देख लेते हैं। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। यानी जो मूल संविधान था दोस्तों उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें एक संपत्ति का भी मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 में रख दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और वर्तमान में देख लेते हैं दोस्तों कि वर्तमान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हैं। उसमें से पहला है समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के में दिया गया है, 14, 15, 16, 17 और 18 में। दूसरा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 1922 के बीच में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों ये 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार ये 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों ये 32 में है। तो ये 6 प्रकार के अधिकार जो दोस्तों हैं जो वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में प्राप्त हैं, वो है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 14 से 32 तक में है दोस्तों। और अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये दोस्तों सशस्त्र बलों के मूल अधिकार से संबंधित है। 34 मार्शल लॉ और 35 कानून बनाने से। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी हम पहले यहाँ पे इन जो 6 अधिकार मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं कि इन अधिकारों में क्या क्या बताया गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों आगे। इसको शुरू करने से पहले हम अनुच्छेद 12 और 13 में क्या दिया गया उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 12 में, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है दोस्तों वो 12 से 35 के बीच में है, तो 12 और 13 में दोस्तों क्या बताया गया है और आगे क्या बताया गया उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो अनुच्छेद 12 में दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों वो राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त हैं, या जो कार्रवाई करते हैं वो राज्य के विरुद्ध ही कार्रवाई से इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। उसके लिए हमको राज्य की परिभाषा जानना आवश्यक है कि अगर इनमें से कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं। और राज्य में कौन कौन आते हैं दोस्तों, इसमें राज्य में जो शामिल हैं वो भारत सरकार और संसद शामिल है, राज्य सरकार और विधानमंडल है, स्थानीय प्राधिकरण है और भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले अन्य प्राधिकरण।
स्थानीय प्राधिकरण में दोस्तों जैसे LIC भी हो गया, बैंक हो गए और जितने इस प्रकार के न्यायाधिकरण हैं वो सारे इसमें आते हैं और अन्य प्राधिकरण भी इसमें आते हैं। तो ये 4 प्रकार के दोस्तों दिए गए हैं, 4 चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जिनको हम राज्य में मान सकते हैं। उसमें एक है भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले अन्य प्राधिकरण। और राज्यों की परिभाषा जानना दोस्तों हमको क्यों आवश्यक है? क्योंकि इनका महत्व इसलिए है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अधिकांश संरक्षण राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध ही होता है। यानी जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त होता है दोस्तों वो राज्य के कार्रवाई के विरुद्ध ही प्राप्त होता है। इनमें से अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य में कौन कौन आते हैं, कौन कौन शामिल है। और अनुच्छेद 13 में दोस्तों क्या बताया गया है? अनुच्छेद 13 में दोस्तों मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून जो इसमें कहा गया है कि अगर ऐसी कोई विधि बनाई जाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह विधि जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी उस सीमा तक वह शून्य मानी जाएगी। तो इसमें कहा गया दोस्तों कि अनुच्छेद 13 का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा कानून ना बनाए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यानी राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो एक तो वह उस सीमा तक शून्य हो जाएगा जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और अगर फिर भी ये उल्लंघन करता है तो इसके विरुद्ध हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय उसे असंवैधानिक या मूल अधिकारों के विरुद्ध घोषित करते हुए निरस्त कर सकता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यही से न्यायिक पुनरावलोकन की महत्वपूर्ण अवधारणा जुड़ती है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है दोस्तों? इसको जब हम न्यायालय टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ कि जब कोई भी विधि या कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर उसका परीक्षण करता है या न्यायालय इस आधार पर उसका परीक्षण करता है कि वह कहीं संविधान का किसी आधार पर उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर वह उल्लंघन करता है तो वह उसको निरस्त कर सकता है या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार वह जो सारी विधियों का अवलोकन करता है संवैधानिक दृष्टि से उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। तो अनुच्छेद 13 में दोस्तों कहा गया है कि अगर राज्य कोई भी ऐसी विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा उस सीमा तक वह विधि शून्य हो जाएगी। और अनुच्छेद 12 में दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है। अब आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें से पहला था दोस्तों समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का विस्तृत वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत विशेषता है। अब देख लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण। ये दो टर्म है दोस्तों, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता जो टॉपिक है दोस्तों ये ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों के समान संरक्षण जो है दोस्तों ये अमेरिका से लिया गया है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है अनुच्छेद 14 में। तो अनुच्छेद 14 में दोस्तों कि अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता या विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, यानी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना हर परिस्थिति में, ये इसका अर्थ नहीं है, बल्कि उचित वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है। लेकिन ये जो वर्गीकरण किया जाएगा वो वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए। यानी जो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण है इसका निगेटिव अर्थ नहीं है, इसका पॉजिटिव अर्थ है कि हमको समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना है और इसके आधार पर हम एक वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन वो वर्गीकरण तर्कसंगत और न्यायोचित होना चाहिए। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कानून के समक्ष समता या विधि के समक्ष समता क्या है। तो विधि के समक्ष जो समता है दोस्तों इसका विचार ब्रिटेन से लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के साथ मतलब किसी व्यक्ति के साथ कोई विशिष्ट व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसको कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा और साधारण से साधारण व्यक्ति भी न्यायालय के समक्ष समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन कानूनों के समान संरक्षण का अर्थ है दोस्तों कि विधियों के द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार करना। यानी इसमें जो कानून के समक्ष समता है, कानून के समक्ष समता है
इसमें है कि हम लोग सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे, विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे। लेकिन कानूनों के समान संरक्षण जो है दोस्तों, इसका मतलब है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ हम समान व्यवहार करेंगे। तो कानून के समक्ष समता जो है दोस्तों, एक प्रकार से ये निगेटिव नैरेटिव है, और विधि के समक्ष समान संरक्षण जो है, ये एक प्रकार से पॉजिटिव अर्थ में लिया जाता है। तो अनुच्छेद 14 में दोस्तों ये बताया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में बिल्कुल समान व्यवहार किया जाएगा, बल्कि भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ भिन्न-भिन्न व्यवहार किया जा सकता है, उसका वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन वर्गीकरण न्यायसंगत और तर्कसंगत होना चाहिए। अब दोस्तों अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य केवल निम्न आधारों पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। और वो आधार कौन-कौन से हैं दोस्तों? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। ये 5 आधार है दोस्तों। इन 5 आधारों पर राज्य किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसमें दोस्तों और कहा गया है कि संविधान में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। यानी संविधान ये कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसीलिए समानता का अर्थ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार है। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है दोस्तों। अब अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में दिया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें कहा गया है दोस्तों कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, लेकिन संविधान राज्य को पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आरक्षण और विशेष उपाय करने की अनुमति देता है। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि जो लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी जो राज्य है वो बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को जो लोक नियोजन है उसमें अवसर की समानता प्रदान करेगा। और इसमें यह भी कहा गया है दोस्तों कि राज्य किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव इन आधारों पर नहीं करेगा। और वो आधार क्या क्या है दोस्तों? धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। जो अनुच्छेद 14 और 15 में था, धर्म, वंश, लिंग, जाति और जन्मस्थान, इन 5 आधारों पर राज्य किसी भी व्यक्ति को लोक नियोजन में विभेद नहीं करेगा, यानी उनको अयोग्य नहीं इन 5 आधारों पर ठहराएगा। अब आगे दिया गया दोस्तों अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में दोस्तों बताया गया है कि अस्पृश्यता है उसके अंत के बारे में अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप में व्यवहार को निषिद्ध करता है। यह प्रावधान सामाजिक समानता की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है और इसी के तहत अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया है अनुच्छेद 17 के आधार पर संसद के द्वारा। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत के बारे में दिया गया है। इसमें कहा गया कि राज्य किसी व्यक्ति को सैन्य और शैक्षिक विशिष्टताओं को छोड़कर अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी सैन्य और शैक्षिक उपाधि को छोड़कर राज्य किसी व्यक्ति को अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसका उद्देश्य समाज में कृत्रिम पदानुक्रम को बढ़ावा देने वाली उपाधियों को समाप्त करना है। यानी राज्य किसी व्यक्ति को सैन्य और शैक्षिक आधार पर कोई उपाधि प्रदान कर सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी आधार पर कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 18 में कहा गया है। अब दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार आ गया। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 में है। तो यह मौलिक अधिकार व्यक्ति के स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं दोस्तों स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। अब एक एक अनुच्छेद हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 19 में दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। वे 6 स्वतंत्रताएं क्या क्या हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं। वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रमुख स्वतंत्रताएं हैं। इसमें एक पहले संपत्ति का भी अधिकार था,
लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 6 ही स्वतंत्रताएं इसमें हैं। वो क्या क्या है दोस्तों? जो पहला है दोस्तों वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा है व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों, लेकिन इन पे 6 स्वतंत्रताओं पे युक्त युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इसमें से जो पहला है दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की और अपने विचारों के अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। ये अनुच्छेद 19 के पहले में कहा गया है भाग 1 में। और अनुच्छेद 19 का जो बी है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन यानी बिना हथियार के साथ सम्मेलन की स्वतंत्रता होगी और वो शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों कि व्यक्तियों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी। और चौथा है दोस्तों कि व्यक्तियों में भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन इसमें कुछ युक्त युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। कुछ क्षेत्रों में आपके घूमने पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है या उस पर कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। और अगला है दोस्तों कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता होगी। और छठवां है दोस्तों कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होगी। तो ये जो दोस्तों 6 स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 में बताई गई हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों देख लेते हैं कि अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 20 में दोस्तों बताया गया है कि अपराधों के संबंध में संरक्षण। इसमें दोस्तों 3 मेन चीजें बताई गई हैं। अनुच्छेद 20 व्यक्ति को आपराधिक मामलों में 3 प्रमुख सुरक्षा प्रदान करता है, यानी अपराधों के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। उसमें से पहला क्या है दोस्तों? पूर्वव्यापी दंड से सुरक्षा। इसका अर्थ है कि जिस कार्य के समय वह अपराध नहीं था उसके लिए बाद में कानून बनाकर व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। यानी अपराध करते टाइम जो कानून था, अगर उस कानून के तहत वो अपराध था तब तो उसको दंडित किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने आज कोई अपराध किया है, वो आज के समय में अपराध नहीं है, कल चल के कोई कानून बनता है जिसमें उसको अपराध कहा जाता है, तो उसके तहत मुझे दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये दोस्तों एक पहला है। और दूसरा है दोस्तों कि दोहरे दंड से सुरक्षा दी गई है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। और तीसरा है दोस्तों आत्म अभिशंसन से सुरक्षा, यानी किसी आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने या स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 20 में बताया गया दोस्तों। इसमें 3 चीजें हैं अपराधों के विरुद्ध संरक्षण में। पहला ये है कि उसे पूर्वव्यापी दंड से सुरक्षा प्रदान की गई है, यानी जो भविष्य में बनाई जाने वाली विधियां हैं उससे वर्तमान में किए गए अपराध को उसमें अपराधी नहीं माना जा सकता है, यानी भविष्य में बनाए गए कानून से उसको सुरक्षा प्रदान की गई है पूर्वव्यापी दंड से। और दूसरा है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। और तीसरा है दोस्तों किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए स्वयं के विरुद्ध गवाही देने या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 3 चीजें दोस्तों अनुच्छेद 20 में दी गई हैं अपराधों के विरुद्ध संरक्षण में। और अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इसकी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक व्याख्या की है अनुच्छेद 21 की। और इसके अंतर्गत गरिमामयी पूर्ण जीवन, निजता, स्वच्छता, पर्यावरण इत्यादि से संबंधित अनेक अधिकारों की व्याख्या की गई है, जिसको अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 21 में दोस्तों कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से भी वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों अगला देखते हैं अनुच्छेद 21A। इसको दोस्तों इसमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21A में, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और दोस्तों इस अधिकार को लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। अगला देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 22। इसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है दोस्तों कि गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी,
यानी हर व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्या करना होगा दोस्तों? अगर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसको गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी तुरंत दी जानी चाहिए और गिरफ्तार हुए व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से परामर्श और बचाव करने का अधिकार है। और तीसरा है दोस्तों कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। यानी इसमें गिरफ्तारी से के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है और उसमें कहा गया है कि अगर राज्य किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे तुरंत उसकी जानकारी दी जानी चाहिए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया, उसको गिरफ्तार करने का क्या कारण है। और दूसरा ये है कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से परामर्श करने और अपने बचाव करने का अधिकार प्राप्त होगा। और तीसरा ये है कि अगर राज्य किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को के सामने प्रस्तुत करना होगा। इसके कुछ अपवाद भी है दोस्तों, जैसे अगर उसको निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसको इन सब से बचाया जा सकता है, मतलब ये अधिकार उसको प्राप्त नहीं होंगे और उसको 3 महीने तक मतलब उसको रखा जा सकता है गिरफ्तारी में। लेकिन सामान्यतः यही दोस्तों कि अगर निवारक निरोध के तहत नहीं उसको सामान्य रूप से गिरफ्तार किया गया है तो ये 3 अधिकार उसको प्राप्त होंगे। अगला है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया दोस्तों कि मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध। अनुच्छेद 23 में कहा गया है दोस्तों कि मानव तस्करी, बेगार या बलात्श्रम तथा जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव तस्करी, बेगार और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लगा सकता है। इसका दोस्तों ये अपवाद है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा मतलब अनिवार्य कार्य ले सकता है, लेकिन उसके जब अनिवार्य कार्य वो लेगा तो धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी जो राज्य अगर उसको लगे कि जैसे अनिवार्य सैन्य भर्ती अगर उसको करनी है तो अनुच्छेद 23 के तहत कर सकता है और वो दोस्तों वो जबरन में नहीं आएगा, वो बेगार में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो ऐसा करता है राज्य तो लेकिन ऐसा करते टाइम उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर वो कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगला दोस्तों है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की रक्षा करना है। अब दोस्तों अगला देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, उसका प्रावधान किया गया है। भारत का संविधान सभी धर्मों के प्रति सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है। अब देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 25 दोस्तों, अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वस्थ जीवन के अधीन है। यानी अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में ये बताया गया है। और अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा। 25 में दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। और अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 27 में कहा गया है दोस्तों कि राज्य किसी विशेष धर्म का प्रचार या पालन पोषण के लिए विशेष रूप से निर्धारित कर देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता है। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आधार पर किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 27 में कहा गया है। अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी अगर कोई शिक्षण संस्थान ऐसा है जो राज्य निधि द्वारा पूर्णता पोषित है तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन या तो राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना किसी न्यास के अधीन हुई हो।
यानी दोस्तों अगर कोई संस्थान ऐसा है, इसमें 4 परिस्थितियां हैं दोस्तों, कि अगर कोई कोई संस्थान ऐसा है जिसका वित्त पोषण पूर्ण रूप से राज्य सरकार कर रही है, तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई संस्थान ऐसा है जिसके जिसकी स्थापना किसी न्यास के तहत हुई है, अगर न्यास के तहत हुई है दोस्तों, तो उसमें धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक आधार पर दी जा सकती है। तो इसमें जो 4 प्रकार दोस्तों बताए गए हैं, तो पहला है ऐसा है कि ऐसे संस्थान जिनका रख-रखाव पूरी तरह राज्य करता है, जिनका पूरी तरह वित्त पोषण राज्य करता है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा पूरी तरह प्रतिबंधित है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसे संस्थान दोस्तों जिनका प्रशासन राज्य तो करता है, लेकिन उनकी स्थापना किसी न्यास के तहत की गई है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। यानी अगर वो संस्थान चाहे तो धार्मिक शिक्षा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। और तीसरा दोस्तों है कि राज्य द्वारा कुछ मान्यता प्राप्त संस्थान होते हैं, तो वह स्वैच्छिक आधार पर उनमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति है कि अगर वो चाहें तो उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। और चौथा एक है दोस्तों कि ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हों, तो उनमें भी दोस्तों स्वैच्छिक आधार पर स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। दोस्तों इसमें एक ही है कि राज्य ने द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और बाकी जो 3 प्रकार के हैं उनमें स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब अगला है दोस्तों सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में बताए गए हैं दोस्तों। तो धार्मिक और शैक्षिक अधिकार क्या हैं और क्यों आवश्यक हैं? तो भारत में अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराओं वाला देश है। इन अधिकारों का उद्देश्य विशेष रूप से भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और शैक्षिक हितों की रक्षा करना है। यानी अनुच्छेद 29 और 30 का जो मुख्य उद्देश्य है, वो भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक के संस्कृति और उनके शैक्षिक हितों की रक्षा करना है। अब अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि नागरिकों को के किसी वर्ग को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है दोस्तों। अब दोस्तों अगला देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है दोस्तों? ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अनुच्छेद 32 में दोस्तों कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत। इसी को दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। यानी दोस्तों अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। और दोस्तों अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। अब दोस्तों जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसमें न्यायालय कुछ प्रकार की रिटें जारी करते हैं। तो रिट कौन कौन सी दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं। वो रिटें मुख्यतः दोस्तों 5 प्रकार की हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, जो निम्नवत है। पहला है दोस्तों, जो पहली रिट है वो है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों कि बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो या प्रस्तुत किया जाए। राज्य यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखती है, तो न्यायालय उसे अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। यानी इसका उद्देश्य है कि बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, तो कोर्ट न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। दूसरा है दोस्तों परमादेश या मैंडमस। इसका अर्थ है दोस्तों कि हम आदेश देते हैं। न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारी या सार्वजनिक संस्थान को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने के लिए आदेश दे सकती है। यानी अगर कोई सार्वजनिक अधिकारी या सार्वजनिक संस्था जो अपना काम नहीं करती है, तो कोर्ट उसको आदेश दे सकती है अपने कार्य को पूरा करने के लिए, जिसका मतलब होता है, जिसके लिए वो परमादेश जारी करती है, और जिसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। तीसरा है दोस्तों प्रतिषेध, प्रोहिबिशन।
उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को उसकी अधिकार सीमा से बाहर जाकर कार्रवाई करने से रोक सकता है या मना कर सकता है। यानी अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण जो है वो अपनी सीमा से बाहर जाकर कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसको रोक सकता है, प्रतिषेध कर सकता है। इसके लिए वह प्रतिषेध रिट जारी करता है। अगला है दोस्तों उत्प्रेषण, सेट्यूरी सेट्यूरी। इसका शाब्दिक अर्थ है कि प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अथवा अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे पत्र जारी किया जा सकता है। इसके तहत दोस्तों जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट उत्प्रेषण जारी करके कह सकती है कि उनके पास जो मामले हैं अधीनस्थ न्यायालयों के पास वो सीधे अपने पास स्थानांतरित करने के लिए कह सकता है। तो ये उत्प्रेषण रिट के द्वारा किया जाता है। और अगला है दोस्तों अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। इसके माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति से पूछ सकता है कि वह किसी सार्वजनिक पद पर किस अधिकार से बना हुआ है। ये क्यू वारंटो या अधिकार परीक्षा रिट के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों ये 5 प्रकार की रिटें हैं। अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इन 5 प्रकार की रिटों को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जारी करते हैं, जिनमें से पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है। दोस्तों अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों आदि के मौलिक अधिकारों के संबंध में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। और इस प्रतिबंध लगाने का जो दोस्तों मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इसका उद्देश्य यह है कि उनके समुचित कार्य करने और उनके बीच अनुशासन को बनाए रखना। यानी सशस्त्र बलों के बीच अनुशासन को बनाए रखने के लिए उनके मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध अनुच्छेद 33 के साथ संसद कानून बनाकर लगा सकती है। और इसमें कहा गया दोस्तों अनुच्छेद 33 स्वयं किसी अधिकार को सीधे समाप्त नहीं कर रहा बल्कि संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर सशस्त्र बलों के कुछ अधिकारों को सीमित कर सकता है। और यह अधिकार दोस्तों राज्यों के विधानमंडल को नहीं है, यह अधिकार केवल संसद को है। ये अनुच्छेद 33 में बताया गया है। अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। यानी अगर भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तब उसमें अनुच्छेद 34 के तहत मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखने या पुनर्निर्मित करे। यानी दोस्तों जब कहीं भी मार्शल लॉ लागू होता है तो वहाँ पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था और कानून का शासन बनाए रखने के लिए ये अनुच्छेद 34 के तहत मौलिक अधिकारों को वहाँ पर सीमित किया जा सकता है और संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद 34 में बताया गया है दोस्तों। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो संसद कानून बनाकर उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों को वैध ठहरा सकती है। ऐसे कार्यों के संबंध में व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति सुरक्षा प्रदान कर सकती है और दोस्तों मार्शल लॉ के दौरान किए गए कुछ कार्यों को कानूनी संरक्षण भी दे सकती है। ऐसा संसद कानून बनाकर अनुच्छेद 34 के अंतर्गत कर सकती है। अब अगला है दोस्तों अनुच्छेद 35 है दोस्तों। इसमें संसद की विशेष कानून बनाने की शक्ति दी गई है। यानी कुछ अधिकारों से संबंधित कुछ कानून बना सकती है अनुच्छेद 35 के साथ संसद। इसमें बताया गया दोस्तों कि यह अनुच्छेद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ विशेष विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। ऐसी शक्ति राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे अनुच्छेद 35 के तहत जैसे जो अस्पृश्यता का अंत है तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो बनाया गया दोस्तों अनुच्छेद 35 के तहत संसद ने बनाया है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि मौलिक अधिकारों को कुछ लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है।
अब देख लेते हो तो संपत्ति का अधिकार क्या है दोस्तों। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। यानी दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था ये मूल संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में एक संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार की कुछ विशेषताएं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला है दोस्तों कि ये संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, यानी जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं ये संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं। इनका स्रोत संविधान है और इन्हें सामान्यतः कानून से अलग विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। यानी अगर हम इनका उल्लंघन होता है तो हम इनके विरुद्ध न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ये पूर्ण अधिकार नहीं है दोस्तों। अधिकांश मौलिक अधिकारों पर उचित संवैधानिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और ऐसा संसद कानून बनाकर कर सकती है और न्यायालय द्वारा संरक्षित है दोस्तों। इनके उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है जो आपको संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, तो उल्लंघन की स्थिति में आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में दोस्तों जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, तो जो मूल अधिकार होते हैं दोस्तों वो सामान्यतः नागरिकों और विदेशियों सभी को प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 दोस्तों मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इसमें दिया गया दोस्तों कुछ अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, जो भारत के नागरिक हैं। अगर भारत में कोई विदेशी आता है तो ये पाँचों अधिकार उसको प्राप्त नहीं होंगे, बाकी सारे अधिकार विदेशियों को ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि उदाहरण के लिए अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि अनुच्छेद 14 और 21 जैसे कुछ अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त हैं, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला है दोस्तों आपातकाल में इनका प्रभाव प्रभावित हो सकता है। संविधान आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों के परिवर्तन पर विशेष व्यवस्था करता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह संरक्षण प्रदान किया गया है कि आपातकाल के समय भी इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में देख लेते हैं कि इनका क्या है डिटेल में। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के रक्षक हैं। इनका उद्देश्य केवल व्यक्ति को अधिकार देना नहीं, बल्कि ऐसी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें राज्य की शक्ति संविधान के अधीन हो तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। और मौलिक अधिकारों के माध्यम से संविधान व्यक्ति और राज्य के बीच संतुलन स्थापित करता है। व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन यह स्वतंत्रता सामाजिक हित और संवैधानिक सीमाओं के अधीन होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा कवच है और संविधान के मूल ढांचे का महत्वपूर्ण आधार है। और ये जो दोस्तों मौलिक आधार प्रदान किए गए हैं, ये वो मूलभूत अधिकार हैं दोस्तों जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने मौलिक अधिकार को एक डिटेल में पढ़ लिया है, तो आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि इस अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया दोस्तों। तो जो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों में क्या क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 12 में दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, उसमें अनुच्छेद 12 में बताया गया है। अनुच्छेद 13 में दोस्तों मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून के बारे में बताया गया है, यानी अगर कोई भी ऐसा कानून राज्य बनाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगा या निरस्त हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में दोस्तों विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव के निषेध के बारे में बताया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। और अनुच्छेद 16 में दोस्तों सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है या लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 में दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है।
जिसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद है निरायु सम्मेलन की स्वतंत्रता, फिर संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में बताई गई हैं। अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के विरुद्ध संरक्षण के बारे में बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसको 3 अधिकार प्राप्त होंगे। पहला तो ये होगा कि उसको अपना मनपसंद वकील करने का अधिकार होगा। दूसरा, कोई भी विधि पूर्व व्यापी रूप से उसके ऊपर लागू नहीं की जाएगी। और तीसरा ये होगा कि उसको उस व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में बताया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 22 में दोस्तों गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम या बलात्कार श्रम के निषेध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक लगाई गई है, इसके बारे में बताया गया है। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसके अंतःकरण इत्यादि की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 26 में बताया गया है दोस्तों कि धार्मिक संस्थानों को धार्मिक मामले में प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 27 में बताया गया है कि राज्य धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कोई कर नहीं लगा सकता है। अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है कि राज्य द्वारा पूर्णता पोषित किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 में दोस्तों भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 32 दोस्तों संवैधानिक उपचार है, यानी अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 33 दोस्तों सशस्त्र बलों इत्यादि के अधिकारों में संशोधन की संसद की शक्ति के बारे में बताता है कि जो संसद है वो कानून बनाकर सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को कुछ संशोधित कर सकती है, सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 में दोस्तों मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 35 में ये बताया गया है कि कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है, जिसमें वो कानून बनाकर इसको लागू कर सकता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको डिटेल में पढ़ा है दोस्तों। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।